नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। और मौर्य साम्राज्य की बात हम लोग जब करते हैं तो कहीं ना कहीं मगध की ही बात आती है और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मगध उत्कर्ष हम लोग देखें कि नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य अपने युद्ध कौशल से हरा देता है, यानी महापद्मनंद की हत्या करके, और अपने साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के रूप में एक साम्राज्य को स्थापित करता है। किसकी सहायता से? तो कौटिल्य की सहायता से या चाणक्य की सहायता से बोल सकते हैं, या उसको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो चाणक्य को अलग अलग नामों से अलग अलग ग्रंथ के अनुसार उसमें नाम उनका दिया हुआ है। तो आइए हम लोग बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। और मौर्य साम्राज्य में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे एक महाजनपद से एक साम्राज्य के रूप में होता है, उसके बाद से अखिल भारतीय, उसको हम लोग अखंड भारत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य को हम लोग कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं, किस किस स्रोत के हिसाब से हम लोग को मिलता है, जिसके वजह से हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं। तो कोई भी इतिहास हम लोग अभी तक जितने भी पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से साक्ष्य के रूप में हमें एविडेंस के रूप में प्राप्त हुए हैं, तभी हम इतिहास को बहुत भली भांति से हम उसको पढ़ पाते हैं। तो ठीक उसी तरह से मौर्य साम्राज्य को भी हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य को पढ़ने का स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के स्रोत के बारे में। तो हम इतिहास को कहीं ना कहीं हम किसी न किसी बुक से पढ़ कर के हम नॉलेज करते हैं, कहीं ना कहीं किसी बुक में मिला हुआ होता है, उसको हम पढ़ते हैं तो उससे हमको नॉलेज मिलता है। तो यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि साहित्य के रूप में मौर्य साम्राज्य को स्रोत के रूप में पढ़ते हैं। उसके बाद से हम लोग अभिलेख देखते हैं कि अभिलेख के बारे में, अभिलेख बहुत तरह के होते हैं, जैसे शिलालेख हो गया, स्तंभलेख हो गया और गुहालेख हो गया। तो हम लोग आगे देखेंगे कालांतर में, जैसे जो मौर्य साम्राज्य के जो मुख्य शासक होते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक के रूप में होते हैं, उसके बाद से उनके पुत्र बिंदुसार, उसके बाद से अशोक, जिनको महान की पद्धति दिया गया है, जिनको अशोक महान कहा जाता है। तो अशोक महान अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में लोगों को, अपने प्रजाओं को सूचना स्तंभ लेख के माध्यम से दिए, ठीक है, कहीं कहीं गुहा लेख के माध्यम से और कहीं कहीं शिलालेख के माध्यम से। तो ये सारा चीज़ हम लोग इतिहास में स्रोत के रूप में पढ़ते हैं। तो चलिए आई बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद से उससे पहले देखेंगे हम लोग स्रोत के बारे में, और चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है, बिंदुसार का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है और अशोक का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य का जिक्र कहाँ कहाँ, किस किस ग्रंथ में और किस किस धर्म से संबंधित आते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास स्रोत के बारे में। तो साहित्य की बात जैसे मैंने किया, तो साहित्य की बात हम लोग उसमें देखते हैं कि साहित्य में बौद्ध ग्रंथ आते हैं, बौद्ध ग्रंथ जो बौद्ध धर्म से है, और उसके बाद से जैन धर्म आते हैं, पुराणों में मिलते हैं। उसके बाद से अलग अलग हम लोग देखते हैं तो चाणक्य का द्वारा जो रचित होता है अर्थशास्त्र, उसमें देखते हैं। उसके बाद वृत्त कथमंजरी देखते हैं। उसके बाद से कथा सरित सामर देखते हैं। तो ये सारा चीज़ हैं जो मौर्य साम्राज्य को स्रोत के रूप में यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद से अभिलेख में हम लोग देखें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख के बारे में। और विदेशी साहित्य की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, इंडिका, जिसने मेगास्थनीज ने लिखा था। और मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। तो चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके इतिहास को जानने का स्रोत जो है, तो मौर्य
मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने का स्रोत जो होता है, जानने का स्रोत, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले किसी न किसी बुक में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम साहित्य के क्षेत्र में बोल सकते हैं कि साहित्यों से हमें कुछ मिलता है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं साहित्य को भी यदि अलग हम यहाँ पे अभिलेख यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे साहित्य में हम अलग देखेंगे तो इसको भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम धार्मिक साहित्य और यहाँ पे गैर धार्मिक साहित्य बोल सकते हैं, जो धर्म से संबंधित नहीं था, गैर धार्मिक साहित्य। और इसमें भी हम लोग धार्मिक साहित्य में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कुछ पुराणों में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे गैर धार्मिक में हम लोग देखते हैं, तो गैर धार्मिक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया है अर्थशास्त्र, और यहाँ पे मुद्रा राक्षस में भी स्रोत के रूप में मिलते हैं मौर्य साम्राज्य को पढ़ने के लिए। उसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ पे वृत्त कथ मंजरी, और इसके बाद से कथा सरित सामर। ये स्रोत के रूप में कुछ हमें मौर्य साम्राज्य को पढ़ने में मदद करते हैं। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभिलेख में, तो अभिलेख में हम लोग देखते हैं यहाँ पे शिलालेख, यहाँ पे बात करें तो स्तंभ लेख, और उसके बाद से गुहा लेख को हम लोग गुफा लेख भी बोलते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये है मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने का स्रोत। ठीक है, उसके बाद से फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पे साहित्य में, तो साहित्य को हम लोग एक यहाँ पे विदेशी साहित्य नोट में लिख लेंगे, जो विदेशी साहित्य यहाँ पे नोट कर लेंगे, नोट में लिख लेंगे कि विदेशी साहित्य मेगास्थनीज के द्वारा लिखित इंडिका नामक पुस्तक। ठीक है, यानी मेगास्थनीज के द्वारा आप सभी को विदित होगा कि मेगास्थनीज यहाँ पे 5 साल रहा। ठीक है, पाटलिपुत्रा में, मगध साम्राज्य में। ठीक है, तो 5 साल वहाँ पे रहा, तो जितना भी समझा पाटलिपुत्र को, जितना भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जितना समझा, वो अपने पुस्तक इंडिका में लिखा। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे शासक आएंगे और अलग अलग तरह से अपना भूमिका निभाएंगे मगध को और विस्तार करने के लिए। तो ओवरऑल हम लोग देखें कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने का स्रोत यही है। इतिहास को, किताब को हम लोग पढ़ते हैं जिसमें धार्मिक के बारे में देखें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पुराणों में भी मिलते हैं। गैर धार्मिक साहित्य में देखें तो अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस और वृत्त कथ मंजरी और कथा सरित सामर है। अभिलेख की बात करें तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। और नोट में याद रखिएगा कि विदेशी साहित्य मेगास्थनीज के द्वारा लिखित जो इंडिका नामक पुस्तक है, उससे हमें इतिहास के बारे में जानने को बहुत ही मदद मिलती है। तो उसके बाद से हम लोग देखेंगे अलग अलग तरह से कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है। जैसे बौद्ध धर्म में महावंश ग्रंथ आ जाता है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैन धर्म इम्पोर्टेंट हो जाता है और शास्त्र में इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुद्रा राक्षस जो विशाखा दत्त के द्वारा
रचना की गई है विशाखा दत्त। उसके बाद से इसमें शिलालेख के बारे में, स्तंभ लेख के बारे में और गुहा लेख के बारे में हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं। बाकी ये जो है ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे इसको मिटाएंगे, उसके बाद से इसको बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में और अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख क्या हमें बताते हैं मौर्य साम्राज्य को पढ़ने के लिए, इन चीज़ों का हम लोग उल्लेख करेंगे इसके बाद। तो इसको हम मिटाएंगे थोड़ा। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग साहित्य लेकर चलते हैं। तो इसमें हम लोग साहित्य लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले साहित्य में बौद्ध ग्रंथ लेकर चलेंगे। बौद्ध ग्रंथ क्या क्या कहते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ में महावंश एक ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि दिव्यदान, एक दिव्यदान भी ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो उसमें भी मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको भी क्षत्रिय बताया गया है। यानी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे महावंश जो ग्रंथ है इसमें क्षत्रिय बताया गया है। उसके बाद से यहाँ पे दिव्यदान, ठीक है, इसमें भी चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जैन धर्म में बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग जैन धर्म में देखेंगे कि जैन धर्म में या जैन ग्रंथ में हम लोग देखेंगे सबसे पहले आता है परिशिष्ट पर्वन। तो परिशिष्ट पर्वन में भी चंद्रगुप्त को मौर्य बताया गया है, चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है। चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे और एक आता है हरिद्वीप, ठीक है। तो हरिद्वीप में हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त को यहाँ पे चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय क्यों बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो तो शासक यहाँ पे थे, संस्थापक के रूप में थे। कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए। तो यहाँ पे दो धर्मों का यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे और महावीर स्वामी जी जो थे वो दोनों क्षत्रिय कुल से थे। तो कहीं ना कहीं अपने समाज में बढ़ाने के लिए, यानी अपने समाज के अंतर्गत इनकी भी चर्चा किया गया है। और उनमें महावंश ग्रंथ और दिव्यदान जो ग्रंथ है और परिशिष्ट पर्वन है और हरिद्वीप जो है, हरिद्वीप कहीं कहीं लिखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये अपने धर्म के अंतर्गत चंद्रगुप्त को भी क्षत्रिय बताने का काम किए हैं। यही हम लोग अब अलग अलग पढ़ेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह से चंद्रगुप्त, ये अर्थशास्त्र जब हम कौटिल्य की पढ़ेंगे तो वहीं यहाँ पे चंद्रगुप्त को, ये तो शूद्र होते हैं, ये शूद्र रहते हैं लेकिन इनको आर्य कहा है। तो ये अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग बुक हैं जो चंद्रगुप्त को कोई क्षत्रिय बताता है तो कोई शूद्र बताता है। शूद्र यहाँ विशाखा दत्त में भी हम लोग देखेंगे। तो विशाखा दत्त जो कृत है मुद्रा राक्षस, उसमें हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त को वृषल कहा है, यानी वृषल का मतलब होता है शूद्र। और जो चाणक्य है,
चंद्रगुप्त को आर्य कहे हैं, यानी आर्य मतलब बड़े कुल, यानी यहाँ पे कुलीन कहे हैं। तो ये सब अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, तो उनमें इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखें कि यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ में महावंश ग्रंथ और दिव्यदान ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है, और जैन धर्म में परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है, और हरिद्वीप में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे आगे, ये हो गया साहित्य के क्षेत्र में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि गैर धार्मिक जो साहित्य है उसमें हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में ये स्रोत के रूप में काम करता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो अर्थशास्त्र में सबसे पहले इसके 15 अधिकरण यानी एक तरह से भाग कह सकते हैं। तो अर्थशास्त्र को हम लोग अलग अलग तरह से देखेंगे, तो इसमें अधिकरण की बात आती है, उसके बाद खोजकर्ता की बात आती है, इसमें प्रकरण जो है यानी उपभाग, उसके बाद श्लोक और ये भाषा। तो हम लोग इसमें अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। तो 15 अधिकरण में हम लोग भाग के रूप में पढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि मौर्य काल के राजस्व प्रशासन को इसमें बताया गया है, दीवानी को बताया गया है, सामाजिक व्यवस्था को बताया गया है, फौजदारी को बताया गया है, और भी इसमें हम देख सकते हैं कि गुप्तचर व्यवस्था उस टाइम था, जैसे हम लोग आज देखते हैं CBI, रॉ। ठीक है, उस टाइम भी था ये, जब कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र उसमें। उसके बाद से ये दास प्रथा और शूद्र व्यवस्था और राजा के सप्तांग सिद्धांत था। राजा के सप्तांग सिद्धांत क्या होते थे? तो राजा के सप्तांग सिद्धांत के रूप में हम लोग देखते हैं कि चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई राजा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी राज्य के यदि कोई राजा है तो जो राजा होते हैं वह उस राज्य के एक तरह से मस्तक के रूप में काम करते हैं, यानी सिर उनको माना हुआ है। उसके बाद से उनके जो महामत्य हैं यानी मंत्री हैं, ठीक है, तो अलग अलग तरह से उनको एक मनुष्य के अंग से उसको रिलेटेड करके यहाँ पे अर्थशास्त्र में लिखा गया है। ठीक है, तो हम लोग इन देखेंगे यहाँ पे सप्तांग सिद्धांत के बारे में। ठीक है, उसके बाद से खोजकर्ता की बात करें तो आचार्य शाम शास्त्री जी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आचार्य शाम शास्त्री, ठीक है, शास्त्री जी हैं, जो यहाँ पे देखा जाता है तो 1905 में यहाँ पे सबसे पहले मद्रास जो संग्रहालय है, मैसूर संग्रहालय से इन्होंने एक एक पेज को इकट्ठा करके अपने पास रखे। उसके बाद से यहाँ पे 1909 में यहाँ पे पहला बार यहाँ पे इसका प्रकाशन किया गया। तो पहली बार इसका प्रकाशन किया गया और उसके बाद से 1915 में देखा जा रहा है तो यहाँ पे अंग्रेजी अनुवाद पहली बार किया गया। ठीक है, उसके बाद से प्रकरण की बात करते हैं तो यहाँ पे 180 प्रकरणों की चर्चा है। यहाँ पे प्रकरण मतलब उपभाग। श्लोक की बात करें तो यहाँ पे 6000 श्लोक की चर्चा यहाँ पे इसमें है। और कौन सी भाषा में अर्थशास्त्र लिखा गया था? तो ये था यहाँ पे संस्कृत, यानी संस्कृत भाषा में चाणक्य अपने अर्थशास्त्र को लिखे थे। ठीक है, उसके बाद से अलग अलग हिंदी में रूपांतरण हुए, अंग्रेजी में रूपांतरण हुए, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया। उसके बाद से यहाँ पे अर्थशास्त्र में हम लोग ये चीज़ देखे हैं कि 15 अधिकरण यानी भाग, उसका खोजकर्ता को हम लोग देख लिए, शाम शास्त्री जी कभी कभी पूछ देता है। उसके बाद से प्रकरण में उपभाग में हम लोग देखते हैं 180। उसके श्लोक में ये कभी कभी पूछ देता है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र में श्लोकों की संख्या कितनी है।
तो याद रखिएगा 6000। और कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत। उसके बाद से इसमें हम लोग देख सकते हैं कि शूद्र व्यवस्था, दास प्रथा, गुप्तचर व्यवस्था, उसके बाद से फौजदारी, दीवानी, नागरिक प्रशासन और यहाँ पे राजस्व प्रशासन के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में कैसे लोग अपने राजस्व प्रशासन को कैसे हैंडल करते थे, और नागरिक प्रशासन यानी नगर में जो लोग रहते थे उनको कैसे हैंडल करते थे, सिंचाई की व्यवस्था से लेकर के हर चीज़। उसके बाद से पानी पीने की व्यवस्था से लेकर के जितने भी जल की उपयोगिता थी उसको ये लोग पूरा करते थे। उसके बाद से दीवानी और टैक्स वगैरह, फौजदारी, उसके बाद से गुप्तचर जो यहाँ पे व्यवस्था थी, यानी अपने से एक गुप्तचर रखते थे जो सूचना को इधर उधर लाता था। उसके बाद से यहाँ दास प्रथा थी और शूद्र व्यवस्था थी और राजा के सप्तांग सिद्धांत थे, जिसमें अलग अलग दुर्ग को हाथ कहा गया, मित्र को कान कहा गया। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये सब यहाँ पे हम लोग राजा के सप्तांग सिद्धांत में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले राजा के सप्तांग सिद्धांत के रूप में। तो राजा के सप्तांग सिद्धांत में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जिस राज्य में जो राजा होता है वो सिर की तरह, मतलब उसको सिर से संकेत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वामी या राजा होगा तो ये किससे संकेत किया गया है, सिर से। अमात्य या मंत्री, तो अमात्य या मंत्री को आँखों से इसको संकेत किया गया है अर्थशास्त्र में। जनपद या राज क्षेत्र की बात करें तो जंघाएँ से, यानी जो जांघ होते हैं उससे इसको इंडिकेट किया गया है। दुर्ग या किलों की बात करें तो ये दुर्ग और किलों की बात यहाँ पे है, तो यहाँ पे हाथ से, मतलब जो मनुष्य का जो हाथ होता है उसे इंडिकेट किया गया है। कोष या धन की बात करें तो ये मुख से इंडिकेट किया गया है। और सेना या सैनिक की बात करें तो सेना या सैनिक की बात जो होती है वो यहाँ पे मस्तिष्क के द्वारा, मतलब उससे संकेत किया गया है। और मित्र का कान, तो इसको हम लोग लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले जो सप्तांग सिद्धांत था, इसमें स्वामी या राजा जो होते थे वो राज्य के सिर के लिए इंडिकेट होते थे, और ये अमात्य या मंत्री यहाँ पे आँखें के द्वारा इंडिकेट होते थे, इनसे संकेत किया गया था और शास्त्र में दिखाया गया है। और जनपद या राज क्षेत्र जंघाएँ। उसके बाद से यहाँ पे दुर्ग या किला की बात करें तो दुर्ग या किला हाथ, और धन या कोष तो यहाँ पे हम मुख से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे सैनिक तो मस्तिष्क की बात करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मित्र की बात करें तो यहाँ पे मनुष्य के जो कान अंग हैं उससे इंडिकेट किया जाता है यहाँ पे, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं तो। ठीक है, उसके बाद से हम लोग इसी अर्थशास्त्र में हम लोग देखते हैं कि भू राजस्व जो थी, यानी कौटिल्य जी कहते हैं कि हमारे जो मौर्य साम्राज्य थी उसमें भू राजस्व जो था, यानी भू राजस्व था, तो भू राजस्व की जो चर्चा है उसका लगभग 1/6, ठीक है, यानी जो भू राजस्व है वो कितना रहेगा, 1/6 भाग रहेगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं जहाज रानी। जहाज रानी यानी जहाज रानी का मतलब ये हुआ कि समुद्रों से व्यवसाय होना, व्यापार होना। तो इसमें अर्थशास्त्र में ही प्रथम बार उल्लेख इसका मिलता है जहाज रानी का, याद रखिएगा। और ऐसा कहा जाता था, और अर्थशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जहाज रानी पर राज्य का अधिकार उस टाइम होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात, जहाज रानी का प्रथम बार उल्लेख हुआ है कहाँ पे, तो प्रथम बार उल्लेख हुआ है अर्थशास्त्र में। उसके बाद से
इसमें क्या बोला गया है कि जहाज़ रानी पर प्रथम मतलब जहाज़ रानी पर जो नियंत्रण था वो राज्य का नियंत्रण होता था। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पे गुप्तचर जो विभाग था, गुप्तचर जो विभाग था, यहाँ पे गुप्तचर जो विभाग था उसको हम महामात्य सर्प कहते हैं, महामात्य सर्प कहते हैं। यानी अर्थशास्त्र में वर्णित है कि जो गुप्तचर मौर्य साम्राज्य में जो गुप्तचर विभाग था उसको महामात्य सर्प कहते थे उस विभाग को, और जो उसमें गुप्तचर का काम करता था उसको गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है, गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोग देखें कि राजा के सप्तांग सिद्धांत में हम लोग स्वामी या राजा को सिर से इंडिकेट अर्थशास्त्र के द्वारा किया गया है, और अमात्य या जो उस राज्य के जो अमात्य या मंत्री हैं वो आँखों से उसको इंडिकेट किया गया है, और जनपद या राज क्षेत्र को देखें तो जंघाओं से, और दुर्ग या किलों की बात करें तो हाथ, यानी दुर्ग या किला की बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लोग के यहाँ जो कैंट हम लोग बोलते हैं, जैसे गोरखपुर में कैंट हैं, ठीक है, लखनऊ में कैंट है, तो ये सब जहाँ जहाँ कैंट हैं उसी सब को यहाँ पे पहले प्राचीन कालों में दुर्ग कहा जाता था। जहाँ पे हमारी सैनिक है वहाँ पे सुरक्षा के लिए, तो इसलिए यहाँ पे दुर्ग या किलों का हम यहाँ पे हाथ का प्रयोग यहाँ पे उसे इंडिकेट अर्थशास्त्र के द्वारा कौटिल्य ने किया है। कोष या धन की बात करें तो यहाँ पे मुख, उसके बाद से सेना या सैनिक की बात करें तो मस्तिष्क, और मित्र की बात करें तो कान। ठीक है, यानी मित्र जो है वो तो आप सभी समझते हैं कि हर व्यक्ति के लाइफ में कोई ना कोई मित्र होता है, और वो मित्र के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका लाइफ किधर जा रहा है। तो आपका जीवन किस तरह से आपका जीवन किस तरह से निकलेगा, यदि आपके मित्र यदि सही हैं तो अच्छे दिशा की ओर निकलेगा। यदि आपके मित्र यदि उस लायक नहीं है जिस तरह आप जाना चाहते हैं, आपके निगेटिव क्षेत्र की ओर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उससे बहुत ही प्रभावित आप हो सकते हैं। तो इसलिए मित्र भी बनाना चाहिए, तो थोड़ा सोच समझ करके, और वैसे मित्र को बनाइए जो आप चाहते हैं, जहाँ पे जाना चाहते हैं, जो आपका गोल हो, तो उसमें वो आपका हेल्प करें। ठीक है, तो मित्र हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, और बहुत ही निगेटिव भी कुछ हो जाते हैं। तो इसलिए इस सब से थोड़ा ध्यान रख करके, इसलिए कि मित्र हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में मित्र का रोल नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि मित्र की लिस्ट जितना लंबी होगी उतना आपको देर से सक्सेस मिलेगा, चाहे आप जो भी करना चाहें। तो इसलिए मित्र वही उतना ही बनाइए जो आपके गोल में वो सहायता करें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे मित्र बना लिए और सभी मित्रों के पास आप टाइम दे रहे हैं, और सभी मित्रों के पास बैठ रहे हैं, सभी मित्रों के पास आप बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं आपका टाइम लॉस हो रहा है। वैसे मित्र के पास रहिए, वैसे मित्र बनाइए जो आपको आगे बढ़ाने का काम करें और उनसे कुछ सीखने को मिले। ठीक है, वो भी मित्र आपसे कुछ सीखे और आप भी उस मित्र से सीखें। तो हर व्यक्ति के लाइफ में मित्र होता है जो एक दूसरे की बात बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, और अपनी जो परेशानी होते हैं वो बताते हैं, और वो दोनों आदमी मिल कर के सॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं मित्र को ऐसा ही होना चाहिए, और व्यवहार भी बहुत अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए। नेगेटिव जो हैं उनसे आप दूर रहिए। ये कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को यदि नज़रअंदाज कर देंगे तो जाने अनजाने में हम लोग का जो लाइफ की जो ट्रैक है वो गलत दिशा में चली जाती है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं, राजा के सप्तांग सिद्धांत में हम लोग देख लिए,
और भू राजस्व कितनी थी 1/6। याद रखिएगा, प्राचीन इतिहास जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो लगभग 80% जो भू राजस्व कर की बात आएगी तो 106 यही रहेगी, यानी 1/6 भू राजस्व कर। ठीक है, किसी किसी कहीं कहीं कुछ इसमें चेंजिंग मिलेगा। ऐसा होता है कि यहाँ पे 1/6 भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 1/6 ये अशोक अपने समय में जब वो जाते हैं लुम्बिनी वगैरह की यात्रा पे, रुमिनदेई की यात्रा पे, तो 1/6 वहाँ पे कर को क्या करते हैं बढ़ा, मतलब यहाँ से घटा देते हैं उन लोगों के लिए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जहाज रानी की बात करें तो प्रथम बार उल्लेख हुआ है यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, और गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प कहा गया है, और जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो अब तक का हम लोग को ये है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे मुद्रा राक्षस क्या कहता है। ठीक है, और मुद्रा राक्षस क्या कहता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र तो हो गया, मुद्रा राक्षस हम लोग को देखना है कि वो क्या कह रहा है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक इंडिका है, उसमें मेगास्थनीज क्या कहते हैं अपने 5 साल के यात्रा वृत्तांत के दौरान। तो ये सब हम लोग देखेंगे आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।